हाँ जी, नमस्कार सभी को। कैसे हैं सब लोग? बहुत अच्छे। चलिए जी, शुरुआत करते हैं गाइज। आज जो है वो हम हमारे काफी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जो अकाउंटिंग के हैं वो रिवाइज करके चलेंगे। ये प्रिंसिपल्स आपके एग्जाम पर्पस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इनके साथ साथ में कुछ अजम्पशंस भी है जो कि हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 ने बता रखी है। तो देर आर टोटल 3 अजम्पशंस एंड देर आर टोटल 11 प्रिंसिपल्स वी हैव। तो ये पूरे के पूरे 14 जो कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आज आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ये प्योरली एक रिवीजन क्लास रहेगी, तो बहुत डिटेल में नहीं, बट एज ए रिवीजन के तौर पे हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करके चलेंगे। आइए जी, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो और आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा कि मेनली हमारे लिए जो अजम्पशंस हैं उनमें 3 है: गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल। ठीक है, ये 3 अजम्पशंस हमारे पास में है। और जब आप कॉन्सेप्ट्स की बात करते हो और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में, तो बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, पीरियोडिसिटी जिसको आप अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग, कंजर्वेटिज्म, मैटेरियलिटी और ऑब्जेक्टिविटी, ये प्रिंसिपल्स भी हमारे पास में है। आइए जी, बहुत ध्यान से। सबसे पहले बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बहुत ध्यान से समझिएगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता क्या है। तो बहुत बेसिक बात से मैं शुरुआत करूंगा और हर एक प्रिंसिपल्स के क्या क्या मेजर पॉइंट है, क्या उसका एग्जांपल है, ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओनर और उसका बिजनेस, ये दोनों अलग अलग सेपरेट लीगल एंटिटी है। ओनर एंड बिजनेस हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। ठीक है, और जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम किसका पर्सपेक्टिव लेते हैं? बिजनेस का पर्सपेक्टिव लेते हैं, ओनर का पर्सपेक्टिव नहीं लेते। तो अकाउंटिंग करते वक्त हम बिजनेस को कंसीडर करते हैं या बिजनेस के पर्सपेक्टिव या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके चलते हैं, ओनर के नहीं करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि भाई ओनर के द्वारा लगाई गई कैपिटल और ओनर के द्वारा की गई ड्राइंग्स, ओनर के द्वारा लगाई गई कैपिटल और ओनर के द्वारा की गई ड्राइंग्स को भी आप बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहे हो। ड्राइंग्स मतलब पर्सनल यूज के लिए जो पैसा ओनर ने निकाला, इसको भी अगर आप बिजनेस में रिकॉर्ड कर रहे हो, इट मीन्स आप जो है ओनर और बिजनेस को क्या मान करके चल रहे हो? डिफरेंट, अलग अलग मान करके चल रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट बिजनेस एंटिटी। नाउ सेकंड वन इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की दो बातें। पहली, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वो सारे ट्रांजेक्शंस जो मनी के रूप में मेजर किए जा सकते हैं, मतलब जिनकी वैल्यू मनी में लगाई जा सकती है, जिसको मनी में नापा तोला जा सकता है, सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। दूसरी बात, वो ट्रांजेक्शंस जो मनी में मेजर नहीं किए जा सकते, जिसकी वैल्यू मनी में नहीं लगाई जा सकती, जैसे फीलिंग्स ऑफ एम्प्लॉय हो गया, रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, मतलब ओनर, मालिक और जो एम्प्लॉय है उनके बीच के जो रिलेशन है, ये कैसे हैं, इनकी क्या वैल्यू रुपीज में लगाई जा सकती है? नहीं। तो ऐसी चीजें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। तो ओनली द ट्रांजेक्शंस mainly measured in terms of money can be recorded in accounting, while transaction cannot be measured in money cannot be recorded in accounting। ठीक है, इसका एग्जांपल यही है फीलिंग्स ऑफ एम्प्लॉय। और मेनली आपके लिए जो मेनली आपका रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है, क्या रिलेशन है, ये सब आपका इसका एग्जांपल हो गया। चलिए जी, डन है। इसके बाद नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड या पीरियोडिसिटी प्रिंसिपल के नाम से अब इसको जानते हैं। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है कि जो बिजनेस है, बिजनेस की लाइफ जो है वो इनडेफिनेट हो सकती है, मतलब बहुत बड़े पीरियड हो सकता है, बिजनेस की लाइफ बहुत लंबी हो सकती है, 100 साल 200 साल भी हो सकती है। बट इन केस ऑफ अकाउंटिंग जब हम बात करेंगे तो अकाउंटिंग हम जो है वो बिजनेस की पूरी लाइफ की एक साथ नहीं कर सकते। अकाउंटिंग जो है वो आप जस्ट पार्ट्स में कर करके चलते हो, मतलब आप पूरे बिजनेस की लाइफ की अकाउंटिंग एक साथ नहीं कर सकते हो। इसीलिए आप बिजनेस की बड़ी सी लाइफ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। और बिजनेस की जो बड़ी सी लाइफ छोटे पार्ट में डिवाइड की जाती है, एक छोटा पार्ट जो है वो 1 साल का जनरली होता है। ये करंटली हम 1 साल जो फॉलो करते हैं वो फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, और फाइनेंशियल ईयर जो है वो शुरू होता है 1 अप्रैल से, खत्म होता है 31 मार्च को। तो होपफुली डन है। आप ये एग्जांपल ध्यान रखोगे फाइनेंशियल ईयर का। अकाउंटिंग करने के लिए आप बिजनेस की बड़ी सी लाइफ को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो। जनरली ये स्मॉल पार्ट 1 साल का होता है। करंटली जो हम ये 1 साल का पीरियड फॉलो कर रहे हैं वो कौन सा होता है? फाइनेंशियल ईयर, जो आप जनरली अकाउंटिंग के अंदर फॉलो करके चलते हो। नाउ वी हैव द गोइंग कंसर्न, दिस इज अजम्पशन कॉन्सेप्ट। जो है ये क्या है? बेसिकली आपका गोइंग कंसर्न अजम्पशन है, ध्यान रख करके चलना। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन है। गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये कहता है कि जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं, ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस नियर फोर्सेबल फ्यूचर तक क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा, मतलब चलता रहेगा। हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है, हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम हमारे बिजनेस को क्या करें? क्लोज डाउन करें, बंद करें। ठीक है, और सीधी बात है कि ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि भाई हमारे पास में कोई क्लियर एविडेंस नहीं है। ऐसा कब तक गोइंग कंसर्न कब तक फॉलो करेंगे? जब तक हमारे पास में कोई क्लियर एविडेंस नहीं है अपने बिजनेस को
बंद करने के रिगार्डिंग। क्लियर एविडेंस इज लाइक दिस कि भाई हमें गवर्नमेंट ने नोटिस दे दिया कि जी आप ये बिजनेस कर रहे हो, ये लीगल नहीं है, ये इलीगल है, इसे बंद करो। तो ऐसे केस में आपको एक क्लियर एविडेंस मिल गया और आप बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो अकाउंटिंग करते वक्त आपको एक बेसिक बात ध्यान रखनी है कि हम ये मानेंगे कि हमारा बिजनेस अनटिल और अनलेस हमें कोई क्लियर एविडेंस ना मिल जाए तब तक हम ये मानेंगे कि हमारा बिजनेस जो है वो नियर फोर्सिएबल फ्यूचर में क्या रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। आप देख सकते हो ऑपरेशन फॉर फोर्सिएबल फ्यूचर, ठीक है, जिसको देखा जा सकता है, नियर फोर्सिएबल फ्यूचर जिसको देखा जा सकता है तक कंटिन्यू रहेगा। हमारी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, ठीक है, नाइदर द इंटेंशन नॉर द नीड ऑफ लिक्विडेट, मतलब बंद करने की कोई भी इंटेंशन हमारी नहीं है। ऐसा कब तक रहेगा, जब तक हमें कोई क्लियर एविडेंस ना मिल जाए। इसीलिए हम हमारे असेट लाइबिलिटीज को करंट और नॉन करंट बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। करंट मतलब जो लंबे टाइम जो शॉर्ट टर्म्स में यूज होंगे, नॉन करंट मतलब जो लंबे टाइम तक आप यूज करोगे वो असेट्स। डन है, होपफुली डन है। दिस इज द गोइंग कंसर्न अजम्पशन। नाउ नेक्स्ट वन इज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफी। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारे लिए जब भी हम कोई असेट को रिकॉर्ड करते हैं, जब भी असेट को हम परचेज करते हैं, तो हम असेट को ऑलवेज रिकॉर्ड करते हैं उसकी कॉस्ट पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। अब व्हाट डू यू मीन बाय हिस्टोरिकल कॉस्ट? हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है असेट की परचेज प्राइस, मतलब असेट को खरीदते वक्त जो खर्चा लगा था, प्लस असेट को रेडी टू यूज बनाने में जो खर्चे लगे। असेट को खरीदते वक्त और असेट को रेडी टू यूज बनाने में जो खर्चे लगे, उसको बेसिकली आप क्या बोल करके चलते हो अपने लिए? हिस्टोरिकल कॉस्ट बोल करके चलते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक असेट है जिसको हमने 50,000 रुपए का खरीदा और उसको फिर रेडी टू यूज बनाने में 10,000 के खर्चे और हो गए, जैसे फ्रेट पे कर दिया उसका, कोई इंस्टॉलेशन वगैरह के वेजेस पे कर दिया आपने, तो इस तरीके का अगर खर्चा पे कर दिया तो असेट 50,000 का था प्लस 10,000 पे उसको आप 10,000 ऐड करके रिकॉर्ड करोगे। हाँ, क्या असेट हमेशा इसी कॉस्ट पे रिकॉर्ड होगा? जी हाँ, लेकिन असेट्स में से क्या माइनस होते रहेंगे? डेप्रिसिएशन। क्या माइनस होता रहेगा? डेप्रिसिएशन, ठीक है। एग्जांपल मैंने बताया आपको, एग्जांपल है जैसे एक असेट 50,000 का खरीदा, उस पे फ्रेट लग गया 5,000 का, इंस्टॉलेशन चार्जेस लग गए 10,000 के, तो रिकॉर्ड कितने पे करेंगे? 50 का असेट खरीदा था, 5 का फ्रेट लग गया तो वो 5,000 ऐड कर देंगे, 10 का इंस्टॉलेशन लग गया तो वो 10 ऐड कर देंगे, तो टोटल कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? 65,000 पे आप क्या करके चलेंगे? रिकॉर्ड करके चलेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमें ये बोलता है एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू एस्पेक्ट, हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, एक को डेबिट बोला जाएगा और दूसरे को क्या बोला जाएगा? क्रेडिट बोला जाएगा। हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे, एक को डेबिट बोला जाएगा और एक को क्रेडिट बोला जाएगा। एक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, एंड डेबिट एंड क्रेडिट आर बोथ आर ऑलवेज बी इक्वल, और यही डेबिट क्रेडिट हमेशा क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। ये बात आपको ध्यान में रख करके चलनी है, और ये वाला फॉर्मूला भी आपके लिए यहाँ पे यूज हो जाता है, तो नॉर्मल है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में आया, जैसे फर्नीचर खरीदा कैश में, तो अब फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। दिस इज द एग्जांपल ऑफ mainly dual aspect. Now the second assumption we have consistency assumption. अभी तक हमने एक assumption कवर करी है going concern, दूसरी आ गई हमारे लिए consistency assumption। आइए जी, बहुत ध्यान से। कंसिस्टेंसी अजम्पशन ये बोलता है जब भी हम अकाउंटिंग में कोई मेथड, ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग में कोई मेथड, अकाउंटिंग का कोई एस्टिमेट, अकाउंटिंग का कोई मेनली आपके लिए कोई रूल अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो भाई एक बार अगर कोई एस्टिमेट, रूल या फिर आप कोई पॉलिसी या फिर कोई मेथड वगैरह फॉलो करते हो, तो उस मेथड को बार बार आपको चेंज नहीं करना है, उसको कंसिस्टेंसी के साथ में ईयर आफ्टर ईयर क्या करते हुए चलना है? फॉलो करके चलता है। जैसे डेप्रिसिएशन निकालने का एक मेथड आप फॉलो कर रहे हो, एसएलएम डब्ल्यूडीवी, जनरली दो मेथड होते हैं, ये बस याद रखना ही है जो मैंने एग्जांपल दिया, एसएलएम डब्ल्यूडीवी दो मेथड है, इनमें से कोई एक मेथड आप फॉलो कर रहे हो तो भाई हर साल फिर वही फॉलो करोगे, उसको बार बार चेंज नहीं करोगे। तो अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट या कंसिस्टेंसी अजम्पशन, हमारे लिए जब भी हम एक मेथड या एक एस्टिमेट या एक रूल या एक पॉलिसी फॉलो करते हैं अकाउंटिंग में, तो उसको ईयर आफ्टर ईयर फॉलो करना है, उसको बार बार चेंज नहीं करना है। ऐसा इसलिए करना है ताकि हमारी अकाउंटिंग कंपेरेबल हो सके, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारी अकाउंटिंग क्या हो सके? कंपेरेबल हो सके, और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारी अकाउंटिंग अंडरस्टैंडेबल हो सके, जिसको समझा जा सके। ऑब्वियस सी बात है, इतना शायद आपको समझ आता है। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन या मेनली रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट बोलता है कि भाई रेवेन्यू को हम तब रिकॉर्ड करेंगे जब हमने रेवेन्यू नाम की इनकम को कमा लिया है, ठीक है ना, बिजनेस ने जब उसको रियलाइज कर लिया है, ना कि तब जब उसको रिसीव किया। तो रेवेन्यू तब रिकॉर्ड की जाती है जब हमने रेवेन्यू को क्या कर लिया है? अर्न कर लिया है, कमा लिया है, ना कि रिसीव पे। तो इसको बेसिक सी बात है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट भी ऐसी बात करता है, बट रेवेन्यू रिकॉग्निशन में दो एक्स्ट्रा बात भी है। रेवेन्यू कमा लिया, अर्न कर लिया, इसका पता कैसे लगेगा? एक तो हमने सामने वाले को बिल दे दिया, मतलब जो बायर है उसको
उसको हमने बिल दे दिया है, या फिर जो है बेसिकली हमने गुड्स जो है वो सामने वाले तक क्या कर दिए, डिलीवर कर दिए। तो ऐसे दो केस में हम मान सकते हैं कि हमारी इनकम जो है अर्न हो चुकी है और हम उसको क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। दिस इज नोन एज रेवेन्यू रिकॉग्निशन और या फिर आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। डन है? ओके। नाउ एक्रूवल कॉन्सेप्ट जो इसके बाद आता है, एक्रूवल कॉन्सेप्ट के साथ साथ में एक्रूवल हमारे लिए अजम्पशन भी है और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। एक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई साहब जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो, बहुत ध्यान से, जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो अकाउंटिंग करते वक्त कुछ चीजें ध्यान रखना कि जो ट्रांजैक्शन जब हो जाता है उसको तभी रिकॉर्ड कर लो, वेट मत करो पैसे आने का, पैसे जाने का। बहुत ध्यान से, एक्रूवल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रांजैक्शन जब हो जाता है उसको तभी रिकॉर्ड कर लो, वेट मत करो पैसे आने का और पैसे जाने का। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो गया तो उसको उसी वक्त रिकॉर्ड कर सकते हो आप, उसके लिए वेट नहीं करना आपको कि पैसा आया या गया। तो मेनली इसके अंदर दो बातें वो बताता है कि जैसे एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, तो खर्चे उसी टाइम पे रिकॉर्ड कर लो जब खर्चा हो गया है, वेट मत करो खर्चे की पेमेंट होने की, ठीक है। ऐसे ही इनकम को आप उसी वक्त रिकॉर्ड कर लो जब आपने इनकम को कमा लिया है, अर्न कर लिया है। वेट मत करो कि भाई इनकम का पैसा मेनली रिसीव होगा तब हम इसको रिकॉर्ड करें। तो जब कमा ली इनकम तभी रिकॉर्ड कर लो, जब खर्चा कर दिया तभी खर्चे को रिकॉर्ड कर लो, पेमेंट और रिसिप्ट की वेट नहीं करनी है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा कि हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए आपने देखा कि हम एक्रूड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब खर्चा हो गया पेमेंट नहीं हुई, एक्रूड इनकम मतलब इनकम कमा ली बट रिसीव नहीं हुई, तभी हम इसको क्या करके चलते हैं, रिकॉर्ड करके चलते हैं। तो होपफुली डन है। नाउ नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट वन, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि भाई जब भी हम हमारे बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे तो उसके लिए हम हमारी रेवेन्यू को और हमारे एक्सपेंसेस को, रेवेन्यू मतलब इनकम को और एक्सपेंसेस को, इन दोनों को मैच करवाएंगे। तो रेवेन्यू और मेनली हमारी जो इनकम है, रेवेन्यू मतलब इनकम और एक्सपेंसेस को हम क्या करवाएंगे, मैच करवाएंगे। इनकम और एक्सपेंसेस को हम मैच इसलिए करवाएंगे ताकि जो है वो हमारा प्रॉफिट और लॉस निकाला जा सके। इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे ताकि प्रॉफिट आ सके। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करते वक्त, ये रेवेन्यू और ये इनकम सेम ईयर की होनी चाहिए। ये रेवेन्यू और इनकम और एक्सपेंसेस जो है वो क्या होने चाहिए, सेम ईयर के। तो इनकम और एक्सपेंसेस, रेवेन्यू या एक्सपेंसेस जो है वो सेम ईयर के होने चाहिए, अलग अलग सालों के नहीं होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। जगह अगर आपने इनकम जो है वो अगर 2022 के लिए तो रेवेन्यू अपने रेवेन्यू जब 2022 की या इनकम 2022 के लिए तो एक्सपेंसेस भी कब के लेंगे, 2022 के, ताकि करेक्ट प्रॉफिट और लॉस निकाला जा सके। होपफुली इतनी बात आपको समझ आती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस क्या बोलता है उसको भी बहुत ध्यान से समझिएगा। कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस बोलता है कि भाई आने वाले खर्चे, फ्यूचर में होने वाले नुकसान, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को तो हम एडवांस में रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन फ्यूचर में होने वाली इनकम को हम रिकॉर्ड तब तक नहीं करेंगे जब तक हमने उसको कमाया नहीं है। तो फ्यूचर की इनकम को हम इग्नोर करेंगे बट फ्यूचर के लॉसेस और एक्सपेंसेस को हम एडवांस में ही रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब एंटीसिपेटेड और प्रोस्पेक्टिव लॉसेस तो रिकॉर्ड किए जाएंगे बट प्रोस्पेक्टिव या फिर एंटीसिपेटेड इनकम को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो ध्यान में रखना है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक जो है वो वैल्यू होता है लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट वैल्यू। प्रोविजन वगैरह, किसका भी प्रोविजन बनाना, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट वगैरह, कैसा भी प्रोविजन बनाना जो है मेनली आपके लिए यहाँ पे ध्यान में रख करके चलना है। तो प्रोविजन बनाना आपके लिए कंजर्वेटिज्म का ही एग्जांपल है। नाउ अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि वो सारे ट्रांजेक्शंस आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हो, प्रॉपरली रिकॉर्ड करते हो जो मटेरियल है, जो अननेसेसरी के हैं और जो मटेरियल नहीं है तो आप या तो उनको कंसाइज मतलब बहुत शॉर्ट में रिकॉर्ड करोगे या फिर उनको रिकॉर्डिंग करते वक्त इग्नोर करोगे। तो बेसिकली वो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं जो हमारा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस मतलब जिसके अंदर एक ठीक ठाक अमाउंट हमारा लगा हुआ है। जैसे मान लो हमने असेट्स परचेज किए और असेट्स एक दिन में 4 बार असेट परचेज किया तो 4 बार अलग अलग उसको रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन एक ही दिन में मान लो 4 बार मैंने स्टेशनरी परचेज करी तो स्टेशनरी को 4 बार अलग अलग रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। एट द एंड ऑफ डे एक साथ में आप उसको क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, इसका एग्जांपल है कि भाई जब आप गुड्स खरीदते हो तो आप गुड्स की क्वांटिटी, जैसे आपने परचेज बुक बनाई है तो आपने देखा होगा गुड्स खरीदते वक्त गुड्स की क्वांटिटी भी शो करते हैं और गुड्स की वैल्यू भी शो करता है। बिकॉज गुड्स हमारे लिए क्या है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है, उसका सिग्निफिकेंट अमाउंट है उसके अंदर, मतलब काफी पैसा उसमें लगा हुआ है। मेटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के बाद में यहाँ पे जो है 2 कॉन्सेप्ट हमारे
हमारे लिए लिखे हुए नहीं है, वो मैं बता देता हूँ, आपकी बुक में नहीं दी हुई है, लेकिन मैंने क्लास में जरूर लिखवाए हैं जो हमारी नॉर्मल क्लास हुई है। एक है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई जो भी आप बिजनेस में करते हो उसको पूरा ट्रू एंड फेयर व्यू के साथ में, जो भी बिजनेस में हो रहा है उसको पूरा ट्रू एंड फेयर व्यू के साथ में क्या करोगे, आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली जो भी बिजनेस में हो रहा है उसको ट्रू एंड फेयर व्यू के साथ में अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करोगे, कुछ भी छुपाना नहीं है। ठीक है ना, कुछ भी छुपाना नहीं है। लेकिन एक बात यहां पे, इसलिए ऐसा करना ही क्यों है, क्यों सारे ट्रांजेक्शन ट्रू एंड फेयर व्यू पे रिकॉर्ड करने अकॉर्डिंग टू फुल डिस्क्लोजर? वो इसलिए ताकि भाई साहब आपके लिए जो भी मेनली यूजर्स हो आपके, वो डिसीजन मेकिंग करते वक्त उनके लिए सही हो। क्योंकि देखो, आप ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड करोगे, उन ट्रांजेक्शंस को देख करके, उन अकाउंटिंग को देख करके जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है, जैसे क्रेडिटर, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट या फिर ओनर वगैरह, ये लोग उस अकाउंटिंग को देख के डिसीजन लेंगे। अब डिसीजन गलत हो जाएगा अगर आपने अकाउंटिंग में पूरी तरीके से सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं कर रखी है। तो डिसीजन सही रखना है तो आपको अकाउंटिंग बहुत अच्छे से क्या करके चलनी है, प्रिपेयर करके चलनी है। तो होपफुली इतनी बात आई थिंक आपको समझ आती है। दिस इज ऑल अबाउट द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। एंड द लास्ट वन इज ऑब्जेक्टिविटी, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। आप देखोगे तो यहाँ पे भी सबसे आखिर में यही दिया हुआ था, बट इसमें लिख करके नहीं दे रखा, बट मैंने आपको लिखवाया ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारे लिए, जैसे मैं आपको शो भी कर देता हूं, मैंने लिखवाया है वो वहां से शो कर देता हूं आपके लिए, थोड़ा इजी हो जाएगा समझना। ये लो, ये देखो, ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल ये कहता है जब तक हमारे पास में किसी ट्रांजेक्शन का, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, जब तक हमारे पास में किसी ट्रांजेक्शन का एविडेंस या सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, तब तक हम उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है किसी ट्रांजेक्शन का, तो उसको आप इग्नोर कर दोगे क्या करते वक्त, अकाउंटिंग करते वक्त। अब सोर्स डॉक्यूमेंट में हो सकता है बिल हो, कोई पेमेंट रिसिप्ट हो, कोई वाउचर वगैरह आपके पास में हो, तो अगर ये सारी चीजें हैं तो आप उसको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज आप उनको रिकॉर्ड नहीं करोगे। गाइज आई थिंक ये डन है। आपके एग्जाम में हो सकता है आपसे डायरेक्ट पूछ ले, एक्सप्लेन करना पूछ ले, या हो सकता है आपके एग्जाम में आपसे जो है वो एमसीक्यू वगैरह के अंदर या फिर वन लाइनर के तौर पे भी आपसे ये पूछा जा सकता है। तो चलिए जी, प्लीज इन टॉपिक्स को आप कवर कर लोगे, इन प्रिंसिपल्स को कवर कर लोगे। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।